जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नितिन यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं इस सीरीज में एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है ही, लेकिन एक आम भारतीय नागरिक को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान में खास करके जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हमें प्रदान करता है, जो कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत आधारभूत है। वे कौन कौन सी प्रमुख प्रावधान है, वो कौन कौन सी प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं, उसकी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, लाइक और शेयर भी जरूर करना है। दोस्तों देखिए, जब हम बात करें भारतीय संविधान के अंतर्गत की स्वतंत्रता क्या है या स्वतंत्रताएं किस प्रकार से या कितनी मात्रा में दी गई हैं, तो इस मामले में आप कह सकते हो कि भारतीय स्वतंत्र जो संविधान है वो अद्वितीय है। यानी कि स्वतंत्रता के लिए इतना ज़्यादा प्रावधान, इतना व्यापक प्रावधान विश्व के किसी संविधान में हमें देखने को नहीं मिलता जो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद 19 खास करके ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिस पर परीक्षाओं में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और कहीं कहीं पर यह भी देखने में आता है कि किसी क्वेश्चन में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जब उसको सीरियल वाइज लिखना होता है, यानी कि आप किसी भी प्रावधान को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो उसी आधार पर मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास किया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं। देखिए, हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है अनुच्छेद 19 के माध्यम से। यहाँ पर ध्यातव्य रखना है आपको, यानी कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले जब मूल संविधान था तब यहाँ पर ये जो स्वतंत्रता है इनकी संख्या 7 हुआ करती थी। अनुच्छेद 19 च है ना, ये आप लोगों को याद रखना है कि अनुच्छेद 19 च के तहत जो संपत्ति से संबंधित, संपत्ति के अर्जन से संबंधित जो स्वतंत्रता थी उसे क्या कर दिया गया है, उसे हटा करके 300A में जोड़ दिया गया है और वह अब एक कानूनी अधिकार बन चुका है। ये भी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं बात करूंगा डायरेक्ट उन 6 स्वतंत्रताओं की, तो जिसमें से सबसे पहली जो स्वतंत्रता है ना, या इसको समझने के लिए हम लोग अनुच्छेद 19 का भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं। इसे कहते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। ये एक बहुत बड़ा व्यापक प्रावधान है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो भी मेरे अपने विचार हैं, संविधान किस भावना को लेकर के ये प्रावधान आपको प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति में, कोई भी भारतीय नागरिक जो है जिसने उसके विचार जो हैं वो उनको क्या कर सकता है, उन्हें वो भाषण के माध्यम से प्रकट कर सकता है। भाषण के माध्यम से अपने विचारों का प्रकटीकरण दूसरों के माध्यम से कर सकता है, दूसरों के लिए कर सकता है। दूसरी चीज इसमें शामिल है कि वह अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है ना। हम 1 बाय 1 इनको समझेंगे। तीसरी बात है कि वह अपने विचारों का विक्रय भी कर सकता है, अपने विचारों को बेच भी सकता है। वह अपने जो विचार हैं, है ना, उनका प्रकाशन भी कर सकता है या करवा सकता है। साथ ही दोस्तों आपको ध्यान देना कि इसी में फिल्म निर्माण की आज़ादी भी शामिल है। फिल्म, है ना, इसी में सोशल मीडिया पर पहुंच या इंटरनेट पर पहुंच की आज़ादी भी शामिल है। सोशल मीडिया की भी आज़ादी इसमें शामिल है ना। और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर घर घर पर तिरंगा फहराया गया था। वो तिरंगा फहराना, यानी कि जो राष्ट्र ध्वज है ना, राष्ट्र ध्वज का फहराना जो है वो भी क्या है, एक प्रकार का आपका अधिकार है, और वो भी राष्ट्र ध्वज फहराना। और अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है या किस अनुच्छेद में, किस प्रावधान में आता है, तो वह अनुच्छेद 19 क में आता है। यानी कि वह भी एक प्रकार की हमारी देशभक्ति की या विचारों की अभिव्यक्ति का ही माध्यम होता है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो भाषण की आज़ादी, है ना, आपने देखा होगा कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए भाषण दे सकता है, उनको किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकता है ना। प्रचार प्रसार, आपने जगह जगह देखा होगा, जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। यह जय गुरुदेव का एक विचार है कि भाई शाकाहारी बनिए, और उसको वो क्या कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, है ना।
बेटा नहीं नेता चुन नहीं मैं उल्टा बोल दिया, नेता नहीं बेटा चुनिए। अभी पार्षद और पंचायत के चुनाव में जगह जगह लोगों ने किया था हमें वोट दीजिए। जुझारू कर्मठ है ना, सेवा भावी उम्मीदवार, वो अपने विचार का क्या कर रहे हैं, आप तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, इस बात की भी उन्हें आज़ादी होती, अपने विचारों का विक्रय भी किया जा सकता है। यदि मान लीजिए मैं कोई लेखक बन जाऊं और मैं मान लीजिए मैंने ये पेपर लिखा या ये आर्टिकल लिखा, तो ये आर्टिकल जो है मेरा छप जाएगा, है ना, और उसके बदले में मुझे कुछ भी कॉपीराइट या रॉयल्टी जरूर मिल जाएगी, और मैं अपने इस विचार को भी प्रकट कर सकता हूँ, इस माध्यम से भी मैं अपना विचार प्रकट कर सकता हूँ, मैं अपने विचार का प्रकाशन कर सकता हूँ, है ना। आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे लोग जो है वो जो लेखक होते हैं, किताबें छापते हैं, वो किताब भी उनका अपना एक कोई उपन्यास हो, वो भी अपना एक उनका क्या होता है, विचार ही होता है, जिसको वो बिना रोक टोक के अभिव्यक्त कर सकते हैं। विक्रय में ये चीज़ भी शामिल है, जैसे मान लीजिए कि किसी संगीतकार ने कोई धुन बनाई, तो वो धुन भी उसका क्या था, उसका विचार ही था, तो इसको भी वो बेच सकता है, इससे वो अपनी आजीविका चला सकता है, पेटेंट करा सकता है। ये सारी की सारी आज़ादी जो है आपके अनुच्छेद 19 क में प्राप्त है, 19A में प्राप्त है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये सारी की सारी जो आज़ादी है वो असीमित नहीं है, यानी कि इस पर संविधान में लिखा हुआ है कि लोक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ये शब्द समझना, लोक स्वास्थ्य यानी कि माहौल खराब नहीं होना चाहिए, जनता के बीच में सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इस लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से, है ना, इन सभी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, यानी कि इनको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यदि मान लीजिए कि आपको भाषण देने की आज़ादी थी और आपने भड़काऊ भाषण दे दिया, लोगों को लड़वा दिया, तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं 19 का पालन कर रहा था, तब फिर आप डंडे खाने के लिए तैयार रहिए। प्रचार प्रसार करने को कहा तो आपने भारत सरकार के खिलाफ ही विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, तब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा मौलिक अधिकार है। विक्रय करने को कहा तो आपने ऐसा अश्लील टाइप का कोई साहित्य बना करके उसका प्रकाशन या विक्रय चालू कर दिया, ये भी एक पीढ़ी को खराब कर सकता है। ऐसे आप देखेंगे कि फिल्म निर्माण में जो होते हैं, कई बार सेंसर बोर्ड उसको काट देता है। फिल्मकार ये कहते हैं कि भाई हमारे स्वयं का ये तो मौलिक अधिकार है ना, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में खतरे में, ऐसे एक्सक्यूज दे देते हैं। लेकिन यदि कोई ऐतिहासिक प्रामाणिक तथ्य हैं और उन तथ्यों के साथ, उन हो चुकी घटनाओं के साथ यदि किसी तरीके का कोई आप यदि उसमें रचनात्मकता के नाम पर कुछ खलल उसमें डालने की कोशिश करते हैं, उसको गड़बड़ी के साथ में पेश करते हैं, तो फिर फिल्म निर्माण को भी सेंसर कर दिया जाता है। सोशल मीडिया, आप देखिए कि सोशल मीडिया पर हमारे देश में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बचा जहां पर आप एक आम से आम नागरिक भी मोबाइल के माध्यम से नहीं पहुंचा होगा इंटरनेट पे। लेकिन वहां पर आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि धार्मिक उन्माद और कितना ज़्यादा फैलता है। कई बार मैं देखता हूं कि किसी एक ने धार्मिक कोई पोस्ट की, उस पर दूसरे धर्म वालों ने 2 गालियां मारी, फिर तीसरे इधर से 4 लोग और आ गए, उन्होंने गालियां लिखी। इसको ना तो कोई मॉनिटर करने वाला है हमारे देश में, और ना कोई इसके लिए कोई ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो इस पर नियंत्रण लगा सके। तो इस तरीके से हमारे देश में माहौल खराब भी किया जा सकता है, ये एक अलग इशू है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये सारा का सारा जो है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही है, एक आम नागरिक को भी पता होना चाहिए कि उससे ये जो स्वतंत्रताएं प्राप्त है वो असीमित नहीं है, यानी कि उसका उद्दंडता के साथ, उच्छृंखलता के साथ में ये प्रयोग ना करे, अन्यथा वो उसके लिए जो अधिकार है वो दूसरों के लिए बाधित करने वाली एक शक्ति बन सकता है। ये भी आप लोगों को यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। बात करते हैं हम लोग, देखिए दूसरा जो यहाँ पर अधिकार मिल रखा है ना, अनुच्छेद 19 क की जगह ख बोल सकते हैं आप, है ना, या बी। ये बोलता है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार है। यहाँ आप देख सकते हो कि लोग बेचारे सभा कर रहे हैं, और यहाँ 2 शब्दों पर खास ध्यान देना है आपको। एक तो शांतिपूर्ण, पीसफुली, है ना, कोई हंगामा खड़ा करके नहीं करना है, और बिना हथियारों के। कई बार क्या होता है कि हथियार वगैरह यूज करते हैं लोग और अपना वर्चस्व वगैरह दिखाने के लिए, कई बार चुनावी रैलियों में हो जाता है। तो बिना हथियारों के आप अपने, है ना, इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप कोई भी सभा, कोई भी सम्मेलन आदि का आयोजन कर सकते हैं, ये आपको पता है। लेकिन
यहां पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है कि भाई अगर कोई ऐसा हुआ जिससे सार्वजनिक यातायात या सार्वजनिक जीवन को बाधा पहुंचे, किसी की मानहानि हो जाए, तो ऐसे सम्मेलन, ऐसे सभा के लिए सरकार से अनुमति लेना पड़ सकती है। बात करते हैं अनुच्छेद 19 ग की। अनुच्छेद है ना 19 ग। अनुच्छेद 19 ग कहता है दोस्तों कि संगम या संगठन बनाने का अधिकार है। यानी कि भारत में हर व्यक्ति को किसी भी आधार पर वो क्या कर सकता है, संगठित हो सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, है ना। हम शिक्षकों का संगठन बना सकते हैं, आप छात्रों का संगठन बना सकते हैं, कोई राजनीतिक दल भी एक संगठन बना सकते हैं, है ना। संगठन ही होते हैं वो राजनीतिक दल। कोई सफाई कर्मचारी अपना संगठन बना सकते हैं, कोई मजदूर अपना संगठन, किसान अपना संगठन। देखिए अपने हितों को लेकर के सब लोग संगठन बना सकते हैं, लेकिन ये भी असीमित नहीं है, इस पर भी कुछ सीमा है भाई, है ना। हमारे देश में दो ऐसे वर्ग हैं, एक तो है सैनिक और दूसरा है ये वर्ग। इन है ना, ये जो सोशल क्लास है ये दो वर्ग ऐसे हैं जो कि संगठन बनाने की आज़ादी इन्हें भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है वो है 19 घ, अनुच्छेद 19 घ, है ना। अनुच्छेद 19 घ इसको बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार है। यानी कि ये रहा भारत का राज्य क्षेत्र, है ना, जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें आप मुझे बताइए कि यदि मैं आज मध्य प्रदेश में रहता हूं और कल मैं राजस्थान रहने लग जाऊं तो क्या मुझे वीजा लेना पड़ेगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं। क्या मुझे पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? तो आप बोल देंगे नहीं। क्यों? और अगर मेरे को इसकी जगह पर यूएस जाना होता तो जरूरत पड़ जाती, है ना। यानी कि यहां निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के, बिना बेरोक टोक भारत के राज्य क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक सीमा है दोस्तों। जिन क्षेत्रों में, है ना, यदि मान लीजिए कि न्यायालय ने किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश करना और वहां पर भ्रमण करना यदि प्रतिबंधित किया है, प्रतिबंध लगा दिया है यदि उस प्रावधान पर, तो फिर आप, है ना, अनुच्छेद 19 घ के हवाले देकर उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं। जैसे यदि मैं आप लोगों को बताऊं इसी मैप का सहारा लेकर, तो यहाँ अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसको सेंटिनल द्वीप कहते हैं, सेंटिनल। और यहाँ पर सेंटिनल जनजाति रहती है, जारवा जनजाति रहती है यहाँ पर। तो यहाँ इन जनजातीय क्षेत्रों में वो आज भी इतने पिछड़े और इतने ज़्यादा आदिम है कि वो हम सभ्य लोगों के या सभ्य समाज के संपर्क में आने के बाद में ओवर रिएक्ट कर देंगे, या फिर वो कोई हिंसक प्रवृत्ति अपना सकते हैं। तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते। एक यूएस का एक व्यक्ति जो है वहाँ ईसाई धर्म प्रचार के लिए चला गया था कुछ वर्ष पहले, तो उसको उन्होंने हत्या कर दी थी उसकी, तीर मार करके। तो ये यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो घूमने जाऊँगा। जहाँ जाना, जिस क्षेत्र को प्रतिबंधित सरकार ने घोषित किया वहाँ पर आप भ्रमण नहीं कर सकते। यानी ये भी असीमित नहीं है, इसकी भी सीमा होती है, इस स्वतंत्रता की भी सीमा होती है। अगला है निवास स्थान का अधिकार। इसको ऐसा कहना चाहिए निवास करने का अधिकार। यह है 19 ड, है ना। यानी कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भी भारत का राज्य क्षेत्र जो आप मैप में देखते हो, उसमें आप कहीं पर भी बस सकते हो, है ना, अपना निवास कर सकते हो। और वहाँ निवास करने के अतिरिक्त आप संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हो। लेकिन यह अधिकार आपको पता है कि जब अनुच्छेद 370 के प्रावधान लागू थे उस समय पर, अनुच्छेद 370 के प्रावधान जिस समय लागू थे उस समय पर आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में आम भारतीय नागरिक जो है वो निवास नहीं कर सकता था, ना ही कोई संपत्ति का अर्जन भी वो कर सकता था। लेकिन अभी चूंकि भारत में ये प्रावधान अब निःसरित कर दिया गया, हटा दिया गया है ना, तो इसके बाद में अब पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो, कहीं पर भी आप संपत्ति का अर्जन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ क्या लगाई गई है, सीमा लगाई गई है। यानी ये भी असीमित नहीं है, है ना। जहां पर जाना सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने जाना प्रतिबंधित कर दिया है निवास करने के लिए, आपको अधिकार यदि वो नहीं देते हैं तो न्यायालय के उस प्रावधान के आधार पर आप वहां पर निवास नहीं कर सकते। कुछ जनजातीय क्षेत्र, कुछ वन के क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं। बात करते हैं व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये अंतिम अधिकार है दोस्तों 19 में, और इसको हम कहते हैं अनुच्छेद 19 छ। मैं आपको बता चुका हूं कि छ हटा दिया गया है, तो डायरेक्ट आएंगे छ पे।
6 में कहा गया है कि कोई भी व्यापार या कोई भी कारोबार आप कर सकते हो। आपको पता है कि पहले कोई भी कारोबार करने के लिए या कोई भी व्यवसाय, ऐसा समझो उसको कि कोई भी व्यवसाय करने के लिए क्या होता था, जातिगत बंधन होते थे। पहले जातिगत बंधन हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार के कोई भी जातिगत बंधन नहीं है। आप ब्राह्मण होते सोते भी जूते की दुकान खोल सकते, कोई आपको रोकने पूछने नहीं आएगा कि भाई तूने क्यों खोली है ना, इस तरीके की बात है। लेकिन अब जो है आप अपना ये कारोबार आदि व्यवसाय स्वयं निर्धारित कर सकते हो, है ना। पर एक बात पर ध्यान देने की बात है कि ये भी असीमित नहीं है, ये भी असीमित नहीं है। जिन कारोबारों को, जिन कार्यों को करने के लिए सरकार ने लाइसेंस की अनुमति लेना या लाइसेंस की अनिवार्यता घोषित की है, उसके लिए आप जो है बिना लाइसेंस के वो कार्य नहीं कर सकते। ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कारोबार करने की आज़ादी थी तो किसी ने गांजा बेचने का ही कारोबार चालू कर दिया, किसी ने अवैध शराब का ही कारोबार चालू कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है, बोल देगा कि भाई मैं तो 19(6) का पालन कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये असीमित नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि जिन कार्यों को करने के लिए या तो कोई योग्यता निर्धारित की हो सरकार ने या फिर लाइसेंस की अनिवार्यता निर्धारित की हो, उनको करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप वो लाइसेंस या तो अर्जित करें, अन्यथा आप वो कारोबार या वो व्यवसाय नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैंने इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से अनुच्छेद 19 में वो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, थोड़ा सा यदि आप विचार करेंगे तो ये सारी के सारी स्वतंत्रताएं हमारे 24 घंटे हमारा जो रूटीन लाइफ होता है ना, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, आप इनको फील करने की कोशिश करना। आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक आपकी जीवन की कोई भी गतिविधि इन प्रावधानों से अछूती नहीं होती है। विचार कीजिएगा। आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी खबर भी है कि फोर्स MPPSC, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फोर्स MPPSC का यूट्यूब चैनल तो है ही है, लेकिन फोर्स MPPSC का एप्लीकेशन भी आ चुका है और वो एप्लीकेशन पर सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको वीडियो के फॉर्म में कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ में मिलने वाले हैं। तो आप लोग प्ले स्टोर से जा करके वो जरूर लीजिए और वहाँ से आप विभिन्न कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो आप लोग सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ में मैं इस लेक्चर को यहीं पर विराम कर रहा हूँ। कुछ अच्छी, कुछ रोचक और कुछ परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ में मैं फिर आपको मिलूंगा दोस्तों इसी चैनल पर। जय हिंद।